वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एलिवियस गोदरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भौतिक भूगोल हमारा चल रहा है। आज की क्लास में भौतिक भूगोल में हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में बताया था किस तरीके से कौन कौन से स्रोत होते हैं, जैसे अप्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में और प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं हम, तो इसमें घनत्व, दबाव, तापमान। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित, अलग अलग तरीके से इसको बांटने का प्रयास किया है। प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो ज्वालामुखी, उद्गार और भूकंप विज्ञान। अब प्राकृतिक भूकंप जो है वो किस तरीके से यहाँ फ्लो होता है वो सारा ये बताया कि यहाँ पर ये सेकेंडरी वेव से और ये किस तरीके से यहाँ फ्लो होती है, सेकेंडरी वेव होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तरंगों का नाम भूकंप कहते हैं। तो नया लहरों का भूकंप से भूकंपी लहरों का भ्रमण पर किस तरीके से होता है सारा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि पिछली क्लास में बताया था कि प्रकृति अप्राकृतिक स्रोत कौन से, घनत्व, दबाव, तापमान था, और आज हम बात करेंगे पृथ्वी के कौन से सिद्धांत ये है और प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप विज्ञान किस तरीके से यहाँ पृथ्वी के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न विद्वान हुए हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका मूल रूप ठोस, वायव्य अथवा तरल भाग माना है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के संवहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंततम ठोस अवस्था होना चाहिए। जो ग्रहाणु परिकल्पना, उस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के समूहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंततम कैसा होना चाहिए, ठोस अवस्था होना चाहिए। नंबर 2, एक ही यहाँ पर ग्रहाणु परिकल्पना, नंबर 2 जो है वो ज्वारीय परिकल्पना। अब ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार क्या होता है? ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निसृत ज्वारीय पदार्थ हुआ है जो पृथ्वी के अंततम तरल अवस्था में होना चाहिए। यानी सूर्य से निसृत ज्वारीय पदार्थ, उससे इसका उद्गम हुआ है जो तरल अवस्था में होना चाहिए। नंबर 3, लाप्लास महोदय ने जो वायव्य निहारिका परिकल्पना की, अब वायव्य अब लाप्लास महोदय ने जो वायव्य निहारिका परिकल्पना दी है उसके अनुसार पृथ्वी के अंततम को तरल माना हुआ है। परिकल्पना हमने बात किया था। तो यदि यह तथ्य मान लिया जाए कि अनेक घटनाएं उपस्थित हो सकती है, जैसे निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है, इस आधार पर पृथ्वी का अंततम वायवीय अवस्था में होना चाहिए। वैसे लाप्लास अंततम को तरल मानते हैं। जेफरीज और रिटर नामक विद्वानों ने पृथ्वी के अंततम को गैस का बना हुआ माना है, परंतु यह मत अत्यधिक भ्रामक है। केवल 2 संभावना हो सकती है, या तो अंततम ठोस हो सकता है या तरल। इसका निराकरण आगे करते हैं। किस तरीके से ग्रहाणु परिकल्पना हुई, ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य निहारिका परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं के अनुसार पृथ्वी का अंततम ठोस या तरल या गैस किस तरीके से होता है वो सारा बताया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक चित्र, जो नेचुरल एविडेंस मिले हैं उस आधार पर हम बात संरचना रही हो। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म एवं तरल मैग्मा का लावा विस्तार हो जाता है।
ज्वालामुखी क्रिया के अनुसार के समय पृथ्वी के आंतरिक एवं ऊपरी भाग में गर्म एवं तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक इस परपेशी अवश्य होगी जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार मैग्मा चैम्बर बताया गया है। यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले बता जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों की पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। हाँ, यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलना बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहां पर अधिक ताप के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकाल पाते हैं। अब नंबर 2, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान क्या कहता है? भूकंप विज्ञान जो है, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरें का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप विज्ञान की आगे हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में केवल उस बात का उल्लेख है जिससे पृथ्वी के अंतःकरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल भूकंप या फोकस कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय लहरें का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें सिस्मो वेव कहते हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं। पी यानी कि प्राथमिक या अथवा अनुदैर्ध्य, प्राइमरी या लॉन्गिट्यूड या कंप्रेसिव वेव, प्राथमिक तरंग कहते हैं, उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। नंबर 2, आरडी या कोणदैर्घ्य, जिसको हम सेकेंडरी या ट्रांसफर या डिस्ट्रोमिनल या एस वेव कहते हैं। नंबर 3, धरातली वेव, सरफेस या लॉन्ग पेरियडल वेव या एल वेव के नाम से जानी जाती है। आइए बात करते हैं तीनों तरंग के बारे में। तो प्राथमिक एक अनुदैर्ध्य तरंग जो है, लहरें जो है वो प्राथमिक और अनुदैर्ध्य लहरें भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती है। इनमें कणों की गति लहर की रेखा के सीधे में होती है। यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती है तथा ठीक ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है। आड़ी अथवा गौण लहरें वे द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में एस लहर कहा जाता है, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती है। नंबर 3, धरातली लहरें। अब धरातली लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों का सबसे अधिक लंबा भार तय करना पड़ता है तथा यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। अब जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से। सिस्मोग्राफ यंत्र पर भूकंप आते हैं उसके सहायता से इसका यंत्र किया जाता है। सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कंपन होता है, इसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है, इसे द्वितीय कंपन कहते हैं। इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रम पी एस एल लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। पी एस एल ए पी एस और एल। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये लहरें एक सीधी रेखा सीधे मार्ग से चलती है। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित
एक ठोस भाग होती है तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के ओर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है, परंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंतर से ज्ञात होता है कि लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है, जो कि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है। अतः कोर में ये लहरें P तथा S वक्राकार होकर सतह की ओर अवतरण हो जाती है, जैसे कि यहाँ चित्र में बताया गया है। S लहरों का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। ओल्डम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया है कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती है। यह बात भी इस चीज से स्पष्ट होता है। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतया अभाव है। इस इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर से है जो 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकल तरल अवस्था में होगा। अब इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी यदि भूकंपीय लहरों की गति तथा स्वभाव के आधार पर भूकंपीय गति और जो लहरें और स्वभाव के आधार पर अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्रों डेंसिटी जोन का आभास बनता है। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कुछ और लहरें P अथवा S लहरों की श्रेणियों का अध्ययन किया गया है। ये प्रमाणित तथ्य है कि जब चट्टानों के घनत्व में अंतर आता है तभी भूकंपीय लहरों की गति में अंतर आता है। गति के आधार पर भूकंपीय लहरों का 3 युग्म बताया जाता है। प्रथम P तथा S लहरों का इनकी गति सबसे अधिक होती है। द्वितीय PG तथा AG लहरों की इनकी गति सबसे कम होती है। तृतीय P स्टार S स्टार का इनकी गति प्रथम 2 मध्य होती है। इस प्रकार भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर प्रमाणित होता है कि उनकी गति में 3 लहरों का अंतर आता है। अतः पृथ्वी के अंदर भी 3 जगहों का घनत्व अंतर आना चाहिए। इस आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी परतान चट्टान की पतली परत के नीचे विभिन्न परतें पाई जाती हैं जिनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। नंबर 1 ऊपरी परत, नंबर 2 मध्यवर्ती परत और नंबर 3 निचली परत। तो ऊपरी परत जो अपर लेयर्स है उसकी बात करते हैं तो जेफरीज महोदय जो हुए उन्होंने क्रोशिया की कल्पा घाटी में 1906 में भूकंप के आधार पर P तथा S के अलावा एक ऐसे लहर युग्म का पता लगाया जिसकी गति सब लहरों से कम थी। PG लहर 5.4 किलोग्राम मीटर तथा AG लहर 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से पृथ्वी की ऊपरी धरातल में यात्रा करती है। ये लहरें जिन शैलों से होकर गुजरती हैं उनका घनत्व 2.7 होता है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है। इन 2 लहरों से पूर्व P तथा S लहरों का अंतर किया जाता है जो न्यून वेग से ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार शेल का बना है। नंबर 2 मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट लेयर। अब कोनार्ड ने टायर्न के 1932 के भूकंप के धक्के के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया। इसकी गति PG, SG तथा PS के बीच होती है तथा इनका नामकरण P स्टार S किया गया है। इसमें P लहरें 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S लहरें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है। इन लहरों के मध्यवर्ती गति के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व ऊपरी सतह से अधिक परंतु निचली परत से कम है। इस परत की वास्तविक चट्टानों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डाली तथा जेफरीज के अनुसार मध्यवर्ती परत बेसाल्ट की है, जबकि वेगनर और होम्स इसे एम्फीबोलाइट कहते हैं। परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह परत बेसाल्ट की बनी हुई है।
इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर बताई जाती है। यद्यपि यह भी विवाद का विषय है। नंबर 3, निचली परत लोअर वेव्स। पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। इनमें पी लहर 7.8 किलोमीटर तथा एस लहर 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है, जिसके आधार पर पृथ्वी में एक निचली परत का आभास होता है। संभवतः यह अधिक घनत्व वाली चट्टानों की बनी है। इसका निर्माण डूनाइट अथवा पेरियोडाइट के अनुसार हुआ है। धरातल पर इनकी गहराई 29 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये हमारे पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर इनको और अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कि इसका रासायनिक संगठन हम बात करें तो एक हुए हैं स्पेस महोदय, एक हुए हैं जेफरिस महोदय, एक हुए होम्स महोदय, एक हुए वाटर ग्रांट के। चारों अलग अलग हुए हैं और अभिनव मत क्या है। तो इसकी बात हम करते हैं कि पृथ्वी के जो अधतम है उसका किस तरीके से अलग अलग हुआ है, उसकी बात हम करते हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप अगर बात करें तो आज की क्लास में हमने बात किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत, उसके सिद्धांत के साथ में ग्रहणों पर परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायु विज्ञान का परिकल्पना, प्राकृतिक स्रोत की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार भूविज्ञान किस तरीके से क्रम में सिस्टम में आता है और उसको किस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब जो विद्वान अलग अलग हुए हैं जैसे जेफरिस महोदय है, वाटर ग्राफ्ट है और हेंस है, जितने भी विद्वान उन विद्वानों ने एक रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संरचना है, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को अलग तरीके से डिफाइन किया। उसकी डिफाइन की बात हम अगली क्लास में निश्चित रूप से करेंगे। आपने एलकेएस गुजरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसलिए आपको हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।